हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 13.1, 13.2 एंड 13.3 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगला हमारा जो एक्सरसाइज है वो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, जिसमें हम लोग सवाल नंबर 13, 21 और 22 आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा सवाल नंबर जो 13 है वो है, कह रहा कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारा घन, तो घन के बारे में आपको पूरी जानकारी है कि 12 कोर होते हैं, 12 कोर की लंबाई बराबर होती है। ये हमारा घन है, इसके प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी गई। 50% का वृद्धि का मतलब सब जो है सब बढ़ा दिया गया, 50%। तो अब बड़ा सा हो जाएगा। तो जब बड़ा सा बन जाएगा तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी बड़े साइज का हो गया, छोटे साइज का था, ये बड़े साइज का हो गया। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी वही बताना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं S1 प्रारंभिक वाले का, और इसका निकाल लेते हैं S2। मान लीजिए 100 है, आई 150 है, तो पूछा है कितनी वृद्धि हुई। तो अब क्या करेंगे, 150 में से 100 को घटा देंगे। तो हम यहाँ S1 निकाल रहे हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर इसका निकाल लेंगे और इस वाले में से इस वाले को माइनस कर देंगे। सिंपल सा सवाल है। तो अब समस्या ये आती है कि क्या माना जाए। तो प्रतिशत के सवालों को हम 100 मान के लगाएं तो बहुत जल्दी लग जाता है। 100 यानी ये घन है, सब भुजा मान ले रहे हैं 100 यूनिट। तो अब 50% इसमें बढ़ा। 50% का मतलब क्या होता है, यानी 100 में इसको 50/100 लिखते हैं, प्रतिशत को बटे प्रतिशत हटाते हैं तो बटा 100 आता है। इसका मतलब क्या होगा, यानी 100 में 50 बढ़ाना है। 100 में कितना बढ़ाना है, 50 बढ़ाना है। तो अगर ये 100 है तो 100 में 50 बढ़ाते 150 हो गया, क्योंकि 100 और 50 150, तो अब इसकी वजह सब 150 आएगी। और ये 100 है तो आप S1 बड़ी इजली निकाल सकते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। अगर आप भूल गए हो तो फिर से रिमाइंड कर लीजिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। तो 6 a इसकी साइड होती है, भुजा इसकी 100 हमने माना है, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे तो हो गया। नीचे लिख देते हैं, ये S1 की वैल्यू आ गई 6 × 1 के बाद 4 शून्य होगा, क्योंकि 100 × 100, तो 6 का 1 में गुणा होगा, 4 0 बढ़ जाएगा। चलिए S1 निकल गया, now S2 निकाल देना है। तो S2 में भी 6a², उसकी साइड थोड़ा सा दूसरी हो गई 150 के हिसाब से, तो 150 का स्क्वायर होगा, यानी 150 में 150 का गुणा करेंगे तो ये 22,500 आता है। अब 6 का गुणा करना पड़ेगा, 0 तो रहेगा ही, 6 पंजे 30 को 0, 3 6 दूना 12, 3 15 को 5, 6 दूना 12 और 1 13। चलिए ये S2 निकल गया। अब प्रतिशत वृद्धि, कितनी वृद्धि हुई, पहले हम वृद्धि निकाल दें। वृद्धि को थोड़ा सा गणित की भाषा में या विज्ञान की भाषा में डेल्टा S कहते हैं। डेल्टा S में कितना बढ़ा या घटा। तो S2 चूँकि बड़ा है तो S2 में से S1 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना बड़ा। 1,35,000 में से 60,000 घटा देंगे तो 75,000 आपको मिलेगा। समझ रहे होंगे आप लोग, 75,000 की वृद्धि हो गई, क्योंकि 40 इधर और 35 उधर, 40 और 35 75। चलिए अब हमको परसेंटेज वृद्धि निकालनी है। तो परसेंटेज वृद्धि का फार्मूला होता है वृद्धि बटा प्रारंभिक गुणे 100। आपने छोटी कक्षा में सूत्र पढ़ा होगा, कक्षा 6, 7, 8 में। नहीं पढ़े हैं तो इसको जानिए। जब किसी चीज़ का परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यानी प्रतिशत वृद्धि निकालनी हो तो वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक वो चीज़, प्रारंभिक माने शुरुआत वाला, शुरुआत कितना था 60,000, तो परसेंटेज वृद्धि बराबर होता है वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक वो चीज़। अब जो भी चीज़ है, अगर आय में वृद्धि है तो कहेंगे आय में वृद्धि बटे प्रारंभिक आय गुणे 100। क्षेत्रफल की बात चली है तो क्षेत्रफल में वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल, तो प्रारंभिक पृष्ठीय क्षेत्रफल भर दिया जाए इसी में। तो यहाँ से हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाइए। तो डेल्टा S का परसेंटेज यानी वृद्धि का प्रतिशत बराबर डेल्टा S आया 75,000। 75,000 डेल्टा S है, गुणे 100 करेंगे और नीचे इनिशियल 60,000 है, प्रारंभिक S1 60,000 है।
तो 60,000 में 4 जीरो काट दिया हमने। इसी को सॉल्व कर दिया जाए, यही हमको आंसर मिल जाएगा। तो 6 से 6 एक कम 6, 1 बचा 15, 6 दूना 12, 3 बचा, 6 पंजे 30, 2 जीरो आएगा, 2 जीरो मिलेगा हमको। यहाँ गलत लिख दिया, 100 होता है। तो 4 ये तो 2 इससे कटा, 2 इससे कटा, तो हमारा आएगा 125 छक्का 750, ये 125%। तो ये हमारा आंसर मिलना चाहिए। एक तो ये तरीका है, एक तरीका हम लोग और लगाते हैं, मान करके लगा लेते हैं। ये तो हमने आपको गणित में ही ख़त्म कर दिया, समझा दिया, केवल न्यूमेरिक वैल्यू से निकल गया। आप इस फार्मूले को जरूर याद करेंगे। ये फार्मूला क्या है, किसी भी चीज़ का प्रतिशत वृद्धि निकालना हो तो वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक आइटम। आय में वृद्धि है तो आय में वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक आय। किसी भी चीज़ में जनसंख्या में वृद्धि तो कहेंगे जनसंख्या में वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक जनसंख्या। अब हमने इस सवाल को 100 मान के लगा दिया और 50% बढ़ा तो इसकी भुजा 150 हो जाएगी। इसी को हम अक्षर मान करके भी लगा देते हैं। तो आइए इसको अक्षर मान के लगा दे रहे हैं। इसको मानेंगे, इसकी भुजा ए मान लिया, घन की भुजा ए, तो इसका S1 तो 6 स्क्वायर ही हो जाएगा, यही S1 निकल गया, ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने। अब S2 पर आएंगे। अब S2 निकालने में क्या करेंगे, अब इसका 50% निकाल के तब इसकी साइड निकाल दिया जाए। तो किसी भी चीज़ का ए का हमको 50% निकालना है तो ये गुणे 50 बटा 100 लिखेंगे। तो 0 0 कटा 5 गुना 10, यानी ये बटा 2 आया। यहाँ 50 से कम 50, 50 गुना 100, ए बटा 2। अब ए में ए बटा 2 जोड़ देंगे तो इसकी भुजा निकल जाएगी। ये पहले था ए का 50% यानी ये का आधा इसमें जुट गया। तो जब जोड़ दिए तो 2 या 1 के तिरछे तिरछा गुणा करेंगे, 3 ये बटा 2 ये आएगा, यानी इसकी साइड कितनी आएगी, 3 ये बटा 2 आएगी। अब इसको S2 निकाल लेंगे तो फिर यही फार्मूला लगाएंगे 6a स्क्वायर। तो इसकी साइड 3 ये बटा 2 है, तो 6 और 3 ये बटा 2 लिखेंगे। तो इसको आगे बढ़ा दिया जाए तो 6 गुणे 9 स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 स्क्वायर बटा 4 होगा। 2 से काट दिया जाए, 2 3 6 और 2 दूना 4। तो S2 क्या मिल गया हमको, तो यहाँ से हमको S2 मिल गया 9 3 27, 1 का स्क्वायर बटा 2। अब हम क्या निकालेंगे, डेल्टा S निकालेंगे। डेल्टा S कैसे निकलता है, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। बड़ा है 27 स्क्वायर बटा 2, 27 स्क्वायर बटा 2 में से 6 स्क्वायर घटाएंगे, तिरछे तिरछा गुणा कर दिया जाए। तो 1 का गुणा 27 स्क्वायर में 27 स्क्वायर, 2 का गुणा 6 में 2 छक्का 12 स्क्वायर बटा 2 1 कम 2। चलिए 27 में से 12 घटा तो कितना हो गया, 7 में से 5 गया, 7 में 2 गया 5, 15 स्क्वायर हो जाएगा बटा 2। ये तो आ गया हमारा डेल्टा S यानी वृद्धि। अब फिर हमारे फार्मूले पहुँचेंगे तो फार्मूला क्या होता है, वृद्धि निकालने का, वृद्धि ऊपर लिखते हैं, गुणे 100 करते हैं, बटे प्रारंभिक S1 लिखेंगे। तो हमारा वृद्धि कितना है, 15 स्क्वायर बटा 2, 2 को नीचे ही लिखेंगे, गुणे 100 लिख दिया जाए तो गुणे 100 लिख देंगे बटा प्रारंभिक कितना आया, 6 स्क्वायर आया, तो 6 स्क्वायर नीचे लिख देंगे। तो देखिए स्क्वायर तो निकल गया, खत्म हो गया। यहाँ 2 से 3 से 3 गुना 6, 3 पंजे 15, फिर 4 25 हम 100, 4 25 हम 100, 25 25 125, तभी हमारा आया 125%। तो हम सवाल को 100 पर भी मान के लगा सकते हैं और 1 पर भी मान के लगा सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 21 नंबर का सवाल। चलिए सवाल नंबर 21 देखा जाए। 21 सवाल है, 12 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला किसी लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में जिसमें कुछ
भाग पानी से बाहर डाल दिया जाता है। यदि गोला पानी में डूब जाए तो बेलनाकार बर्तन में पानी का स्तर 3.5/9 सेंटीमीटर उठ जाता है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल क्या है, ये हमारा बेलनाकार बर्तन है। जैसे आप बाल्टी मान लीजिए, प्लास्टिक वाली बाल्टी होती है, ये प्लास्टिक की बाल्टी है। तो इसमें कह रहा है इसमें कुछ भाग पानी से भरा, मान लिया जाए कि यहाँ तक पानी से भरा, पूरा नहीं, बस इतना ही भाग पानी से भरा है, इतना भाग पानी से भरा है। अब इसमें एक गोला बाहर है, गोला मतलब गेंद मान लिया जाए। तो ये 12 सेंटीमीटर व्यास इसका है, 12 सेंटीमीटर इसका व्यास है। इसको, इस गोले को इसमें डाल दे रहे हैं। तो गोला मान लीजिए अब यहाँ आ गया नीचे 12 सेंटीमीटर व्यास वाला। जब गोला इसमें डालेंगे तो आपको समझाना नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं, ऐसा दिन भर करते भी होंगे। पानी में बाल्टी डालते हैं तो पानी का तल ऊपर बढ़ जाता है। तो इतना तल ऊपर बढ़ गया, इतना जो पानी ऊपर उठ गया। अब ये जो पानी ऊपर उठा, इसकी ऊंचाई भी दी गई है 3.5/, ये दिया 9 सेंटीमीटर, यानी इतना उठा। अभी इस गोले को निकालना है तो फिर पानी जो यहाँ आया था वो यहाँ पहुँच जाएगा, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि गोला डालने से ही पानी ऊपर बढ़ा है। और गोला अभी निकालना है तो फिर पानी जहाँ था वहीं चला जाएगा। इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष निकला कि इस गोले के डालने से इतना पानी ऊपर उठा, तो हम कहेंगे इस पानी का जो आयतन होगा वो इसके बराबर होगा, क्योंकि इसको डाले तभी तो उठा। इसका मतलब इसमें क्षमता है इतना उठाने की। तो जितना कोई भी वस्तु जितना अपना वॉल्यूम होता है, जितना अपना आयतन होता है, उतना ही पानी उठा सकता है। अगर छोटा अभी डाला, छोटा था, तो पानी थोड़ा सा उठेगा। क्यों थोड़ा सा उठेगा? क्योंकि छोटा चीज़ है, उसका आयतन कम होगा तो थोड़ा पानी उठाएगा। बड़ा सामान डाल दिया जाए तो पानी खूब बाल्टी के ऊपर भी गिर सकता है। तो बात समझ में आ रही है? तो हम कहेंगे कि जो भी गोला डाला गया उसका आयतन उठे हुए पानी के आयतन के बराबर होगा। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करना है। हम कहेंगे चूँकि गोला डालने पर, गोला पानी में डालने पर पानी का तल 3.5/9 सेंटीमीटर ऊपर उठता है। इसलिए गोले का आयतन बराबर 3.5/9 सेंटीमीटर ऊपर उठे पानी का आयतन। पूरा पानी नहीं, जितना उठा बस उतना ही। कितना उठा है? 3.5/9 उठा है। 3.5/9 सेंटीमीटर ऊपर उठे पानी का आयतन। तो दोनों साइड आयतन हमको क्लियर करना है। अब देखिए बाईं तरफ अगर आप ध्यान दें तो बाईं तरफ गोला लिखा हुआ है और दाहिनी तरफ किसका आयतन? पानी का आयतन। पानी का आयतन के लिए क्या सूत्र लगाएंगे? तो नियम में कहता है कि पानी जिस भी आकृति में है उसी का सूत्र लगेगा। पानी किस आकृति के अंदर है? बेलन के अंदर है, तो बेलन का सूत्र लगाएंगे। तो बेलन का सूत्र क्या होता है? πr² × h। आप बोला तो आपको पता है 4/3 πr³ कहानी आपने सब पढ़ लिया है। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। पाई कैंसिल हो गया, यहाँ कैपिटल आप लिख दे रहे हैं क्योंकि इसका रेडियस 6 होगा, 12 है तो रेडियस इसका 6 होगा। तो 4/3 6 × 3 पाओगे। और इसका हमको पता नहीं है, जो बेलनाकार बर्तन है उसकी रेडियस हमको पता नहीं है, तो पता हो जाएगी। r² एच का मान यही लेंगे 3.5/9, क्योंकि उतना ही ऊंचा पानी उठा है। ये है, तो ये हमको पता नहीं है, ये पता है। फिर 3 से 3 दूना 6 काट दिया जाए। चलिए तो मिला 4 × 2 × 6 × 6 बाईं तरफ। इधर सही बटा को ठीक करना, 27 5 32/9 ये हो गया। देखिए ये 8 बनेगा तो 8 चौके 32 हो गया। 4 × 8 8 चौके 32।
फिर 2 से इसको काटे 3 बार में, तो 1 2 से कट के 2 बनेगा, फिर 2 से और 3 बार में, तो ये भी कट गया। तो इधर 3 गुणे 3 बचा, इधर r²/9 बचा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं r² बराबर, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे, r² का गुणा 1 है और 9 का गुणा इसमें, तो 9 81 बन गया। आप समझ भी रहे होंगे, कहाड़ी में 81 मान पता ही है 9 सेंटीमीटर आता है, 81 का वर्गमूल 9। तो बेलनाकार बर्तन का ही ये पूछ रहा था, व्यास पूछ रहा है, तो त्रिज्या निकल गई, तो व्यास होगा इसका डबल, 9 दूना 18 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या पूछता तो वहीं छोड़ देते, व्यास पूछ रहा है तो उसका डबल बता देंगे। ये हो गया सवाल नंबर 21। फिर आते हैं सवाल नंबर 22 पर। तो इसमें आप याद रखिएगा कि ऐसा बहुत सवाल बोर्ड में आता है कि कोई घनाकार टुकड़ा कभी कहेगा डाल दिए, कभी कहेगा कि बेलन में बेलना डाल दिए, कोई बोतल डाल दिए। तो बोतल जब इसमें डालेंगे तो भी पानी, कुछ भी डालेंगे पानी उठेगा। तो जितना पानी उठता है उसका आयतन, जो चीज़ डालें उसका आयतन दोनों को बराबर कर लेंगे। अभी हम कहें कि कोई गिलास है, उसमें इस स्केच को डाल दिए, तो गिलास में स्केच डालेंगे तो भी पानी उठेगा। अब ये इसको डालेंगे तो यहाँ πr² या सूत्र लगाएंगे। जब इसको डालेंगे तो यहाँ जो हम 4/3 πr³ लगाए हैं, यहाँ πr² है क्योंकि ये बेलन है। तो बेलन में बेलन को डाल सकते हैं, बेलन में गोले को डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। हम देखते हैं कि हमने किस आकृति को डाला, उसके आयतन का फार्मूला लगाएंगे। तो हो जाएगा ये सवाल। अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर आप लोग व्हाट्सएप मोबाइल के माध्यम से पूछेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये है कि ये सब सवाल बोर्ड में बहुत आते हैं, कई बार आया हुआ है सब सवाल। कभी धनाकार टुकड़ा डाल दिया जाता है, कभी बेलनाकार टुकड़ा डाल दिया जाता है, कभी यहाँ देखिए गोलाकार टुकड़ा है धातु का, उसको डाल दिया गया। उससे कोई मतलब नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट बस यही है कि जो डालेंगे उसका आयतन और जो पानी उठेगा उसका आयतन बराबर होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। देखिए ठोस बेलन, ठोस बेलन का मतलब ये है कि ये पूरा एकदम भरा हुआ है। जैसे लोहा ले लीजिए, जैसे आप देखे होंगे रोड पर रोलर चलता है जो सड़क को बराबर करता है, जो पहिया होता है वो खोखला नहीं होता, पूरा भारी होता है, वो ठोस ऐसे घूमता है पहिया बड़ा बड़ा से, और सब बना होता है पत्थर का। तो इसी तरह का एक बेलन है, पहिया ही है, मतलब बीच में खोखला नहीं है, नहीं पिचक जाएगा, ऐसा मान लिया जाए। ठोस दिया किताब में। चलिए कह रहा है कि प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए, इस सिरे पर एक आधा गोला खोद करके निकाल दिया गया है, गड्ढा बना दिया गया इतना, मतलब इसको खोद करके या इसको साफ कर दिए, हटा दिए सारा जो मटेरियल था। अब ये लकड़ी का हो चाहे लोहे का हो, ऐसे गड्ढा हो गया। तो क्या निकल गया? आधा गोला निकल गया ऊपर से। अच्छा, नीचे से भी आधा, प्रत्येक सिरे नीचे से भी आधा गोला निकाल लिए, तो नीचे भी एक गोला काट के और इसको निकाल दिया गया। जैसे मिट्टी ही मान लिया जाए, बच्चे खेलते हैं तो इसे मिट्टी लाइए, इसको बना लीजिए बेलन, और फिर मिट्टी काट के किनारे किनारे निकाल दिया जाए, तो ऐसे आकृति हमको मिलेगी। तो क्या कह रहा है, यदि बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, जो भी बेलन था ये 20 सेंटीमीटर ऊंचाई इसकी है, और इसकी जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है, जिसका सेंटर है ये दिया हुआ है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी जो आकृति आपको दिख रही है इसका एसटी निकालना है। एसटी का मतलब टोटल सरफेस, संपूर्ण पृष्ठ जिसको कहते हैं। तो टोटल सरफेस में देखिए, अब आपको मैं टोटल सरफेस का कॉन्सेप्ट बता दूं। जितना सरफेस आपको आंख से दिखता है, तो आंख से क्या क्या दिख रहा है, अगर आंख से आप देखें तो क्या क्या दिख रहा है, तो ऊपर से देखेंगे, झांक के देखेंगे, नीचे की तरफ आपको गड्ढा दिखेगा, फिर यहाँ से देखा जाए तो गड्ढा दिखेगा, और फिर ये साइड गोलाकार होगा, ऐसे गोल होगा, और ऊपर गड्ढा रहेगा, इसे नीचे से भी गड्ढा रहेगा। तो हमको एक ऊपर का आधा गोला, एक नीचे का आधा गोला, एक तो कर्व सरफेस, क्या क्या दिखेगा हम कहेंगे ऊपर का अर्धगोलीय पृष्ठ, और नीचे का, तो हम दोनों का गुणा कर ले रहे हैं, हम सिर्फ लिख देंगे 2 अर्धगोलीय पृष्ठ,
क्योंकि ऊपर नीचे सेम आइटम है, क्योंकि जो रेडियस इसकी है वही रेडियस इसकी है, सब बराबर, इसलिए 2 टाइम लिख दिया। लेकिन ये 2 टाइम अर्धगोलीय पृष्ठ ये हमको दिखेगा, और क्या दिख रहा है, प्लस वक्र पृष्ठ, बाकी कुछ है ये नहीं है। तो अर्धगोलीय आप पृष्ठ जानते हैं 2 पाई आर स्क्वायर होता है, पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आधा गोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों का, इसलिए हमने 2 का गुणा कर दिया। और वक्रपृष्ठ कितना होता है, ये बेलन है, वक्रपृष्ठ किसका निकालेंगे, बेलन का, कितना होता है 2 पाई आर एच होता है। सिर्फ सूत्र हमको याद होना चाहिए, सब एक एक लाइन के सवाल है, ये तो खाली हम फार्मूला लिखेंगे। इसमें से पाई कॉमन ले लिया जाए और 2 भी कॉमन ले लिया जाए, तो 2 पाई निकल गया, तो यहाँ 2 आर स्क्वायर प्लस आर और एच, साथ ही साथ आर भी कॉमन लेना चाहिए हमको, 2 पाई आर कॉमन लेना चाहिए, तो यहाँ एक आर बचेगा, 2 पाई आर, एक आर 2 बचा, यहाँ आर निकल गया, खाली एच बचा। अब मान भर दिया जाए, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 दिया गया, 2 टाइम 3.5 प्लस एच 20, बस यही कैलकुलेशन। 7 पंजे 35.5 टाइम 22 पंजे 110, 11 हो गया, क्योंकि एक अंक का दशमलव लगेगा, 2 का गुणा कर देंगे, ये 7 हो गया, ये 20 हो गया, 27 अंदर हो गया, ये 22 गुणे 27 हमारा रिजल्ट आएगा। 22 सत्ते 154 को 4 हासिल 15, 22 सत्ते 154 को 4 हासिल 15, 22 गुना 44 और 15, 44 6 50 59 हो जाएगा, 6 9 15, 594 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं। सवाल कह रहा है कि एक पात्र शंकु के छिन्नक के आकार का, शंकु के छिन्नक आकार का, इसके 2 वृत्तीय सिरों के व्यास 35-30 है तथा इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, जो तेल से भरा है। देखिए एक 30 है, एक 35 है। शंकु छिन्नक कैसे होता है, बाल्टी की तरह से, बाल्टी को ही शंकु छिन्नक मान लेंगे। ऊपर 35 इसका व्यास है, 35 कंप्लीट, तो रेडियस इसकी हो जाएगी R1 मान लिया जाए 35 का आधा, और नीचे है 30 है पूरा, तो इस सिरे की रेडियस को R2 मान लें, 30 का आधा यानी 15 हो जाएगा। तो ये रेडियस तो हमको मिल गया, ऊंचाई भी दिया है 14 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर, जो तेल से पूरा भरा, पूरा इसमें तेल सब कंप्लीट भरा हुआ है। चलिए पूरा भरा। यदि प्रत्येक सेंटीमीटर क्यूब तेल का द्रव्यमान 1.2 ग्राम है, तब पात्र में तेल की लागत ज्ञात कीजिए। यदि इसकी लागत 40 रुपया प्रति किलोग्राम है। तब पात्र में तेल की लागत कितनी है? यदि इसकी लागत 40 रुपया प्रति किलोग्राम है। किसकी लागत? तेल का द्रव्यमान दिया, यदि प्रत्येक सेंटीमीटर क्यूब तेल का द्रव्यमान 1.2 ग्राम है। चलिए तो पहले तेल निकाल रहे हैं, कुल कितना तेल इसमें है। पहले हम तेल का आयतन निकाल रहे हैं, तो हम कहेंगे बर्तन का आयतन चाहे तेल का आयतन एक ही बात है। अगर बर्तन का आयतन निकालेंगे या तेल का आयतन निकालेंगे एक ही बात है। तो आयतन का सूत्र हमने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में, 1/3 पाई एच, और अंदर हमने बताया था कि आप 3 बार आर लिखिए, याद होगा आप लोगों को 1 2 1 2 प्लस प्लस प्लस। ये तो होता है शंकुछिन्नक का आयतन। चलिए मान भर देते हैं। 1/3 पाई का मान 22/7, एच की वैल्यू दिया है 14, R1 एक को R1 है 35/2 का वर्ग, तो 35/2 का वर्ग। R2 कितना है? 15 का वर्ग, प्लस R1 35/2 और R2 15,
सॉल्व कर दिया जाए इसको। 7 दूना 14, ये 22 दूना 44 बटा 3 बाहर, ये 35 का वर्ग होता है 1225 और 2 का वर्ग नीचे 4 हो जाएगा। 15 का वर्ग 225 होता है और इसका गुणा कर दिया जाए। 15 पचे 75 को 5 7 से 7, 15 3 45, 7 52 बटा 2। चलिए इसको हमें जोड़ना है तो एक काम और करते हैं। 225 को तो किनारे कर देंगे। आए 1225 बटा 4, इसमें भी 2 से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं तो 525 का 2 गुना करेंगे 1050 होगा और नीचे यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो इन दोनों को एक साथ ऐड कर लिया है क्योंकि हर बराबर है, तो हर बराबर है तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ये 225 हो गया प्लस ये 1000 1000 2000, ये 225 50 यानी 375 हो जाएगा। तो 2375 ऊपर हो गया, नीचे हो गया 4। नहीं 275 होगा ना, 2275 होगा क्योंकि 225 और 50 2275। ठीक है, यहाँ भी 4 से ऊपर नीचे गुणा करना ही पड़ेगा क्योंकि इसका भी हर 4 है तो यहाँ भी 4 बना लिया जाए। आए 225 चौके होता है 900, 225 चौके 900, यहाँ 225 900 बटे 4 को 225 लिख सकते हैं। तो अब इसको ऐड कर लिया है तो कितना आएगा हमारा 44 बटा 3 बाहर हो गया और 900 ये जोड़ेंगे 3175, 9 × 11 3175 हो जाएगा। 3175 बटा 4 से 44 को काट रहे हैं 11 टाइम में, 7 5 12 416, 11 × 3175 बटा 3। ये तो हो गया तेल का आयतन, इतना सेंटीमीटर का क्यूब। चलिए ये तो तेल का हम लोग आयतन निकाले। अब हमें अपने फंक्शन पर सवाल कर रहा है कि यदि प्रत्येक सेंटीमीटर क्यूब तेल का द्रव्यमान 1.2 ग्राम है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब तेल का द्रव्यमान 1.2 ग्राम है, तो पहले देखिए इतने का कितना ग्राम होगा ये निकाल लिया जाए। तो अब लिखेंगे चूंकि रैखिक नियम, सब छोटी कक्षा में आप लोग पढ़े हैं। तो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब तेल का द्रव्यमान, तो हम लिखेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब तेल का द्रव्यमान कितना है, तो जो भी ग्राम में दिया है कितना ग्राम है 1.2 ग्राम, तो 1.2 ग्राम। इसलिए इतने का कितना होगा 11 × 3175 बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब तेल का द्रव्यमान बराबर, इसमें गुणा कर देंगे इसका। तो मैं यहाँ गुणा कर देता हूँ 11 बटे 3 ऊपर है 3175 गुणे 1.2 ग्राम, तो ग्राम हमने निकाल दिया। 3 से 3 चौक के 12.4 होगा और 4 का गुणा इसमें करा 4 पंजे 20 को 0 2, 4 से 28 2 30 को 0 3, 4 करने 4 3 7 4 3 12, 11 से अभी गुणा होना है और एक अंक पर हमारा दशमलव हो गया। चलिए इसका भी गुणा कर लें। 11 0 0, 11 7 7 7 7, 11 22 7 29 को 9 से 2, 11 करने 11 2 13, इतना ग्राम आएगा। अब इसको मैं केजी में ले रहा हूँ, द्रव्यमान तो निकल गया, तेल का द्रव्यमान इतना ग्राम होगा, लेकिन सवाल कर रहा केजी में क्योंकि 40 रुपये प्रति किलोग्राम इसका हमको रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए इसको हमको केजी में बदलना क्योंकि सवाल में कंडीशन दिया हुआ है। तो अब लिखेंगे द्रव्यमान केजी में कितना होगा, तो ग्राम को हम लोग किलोग्राम में बदल देते हैं। क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे। ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए कितने से भाग देंगे 1000 से। अब एक केजी हो गया। चलिए किलोग्राम हो गया, 0 0 कट गया तो द्रव्यमान हमारा मिल गया। 2 अंक को दशमलव खिसका देंगे क्योंकि नीचे 2 0 है, तो 13.97 केजी हुआ। अब फिर लिखेंगे चूँकि 1 किलो तेल का दाम बराबर 40 रुपया, चूँकि 1 केजी तेल का
मूल्य क्या दाम बराबर कितना 40 रुपया, तो इतना किलो का कितना होगा, गुणा कर देंगे। इसलिए 13.97 kg तेल का मूल्य बराबर 40 गुणे 13.97 रुपया, तो गुणा कर दिया जाए कितना आएगा, तो 4 7 28 को 8 2 4 9 36 2 38 को 8 3 4 3 12 3 15 को 5 1 4 1 4 और 1 5, एक जीरो बढ़ाएंगे 2 अंक का दशमलव लगाएंगे, तो 558 रुपया 80 पैसा। इसके बाद हम लोग इसको इस प्रश्नावली को समाप्त करते हैं। जो भी हमारा ये मेंसुरेशन रहा पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसमें हम लोग 13.1, 13.2 और 13.3 साथ ही साथ जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है पूरा हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। बाकी जो भी सवाल है इसको आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे। जो भी सवाल नहीं आएगा उसको फ़ोन से बात करके या व्हाट्सएप के माध्यम से उसको आप बताएंगे, उसको क्लियर करा दिया जाएगा। आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।